जय जीने एजुकेशनल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस भूगोल के क्लास में हम ज्वालामुखी का अध्ययन करेंगे। हमने पिछले क्लास में अध्ययन किया था कि भू संचलन के अंतर्गत दो बल कार्य करते हैं, एक आंतरिक बल है और दूसरा बहिर्जात बल। तो आंतरिक बल के अंतर्गत हमने दो दो बल का अध्ययन दो बलों का अध्ययन किया था जो कि गति के अनुसार थे, जिसमें एक आकस्मिक बल और दूसरा दीर्घकालीन बल थे। जिसके अंतर्गत हम आकस्मिक बलों के अंतर्गत देखते हैं कि इसमें जो भूगर्भ में उपस्थित जो शक्ति हैं अचानक से विद्यमान हो जाती हैं और तीव्र गति से चलने वाली शक्तियां हैं, क्या आकस्मिक शक्ति, जिसके अंतर्गत ज्वालामुखी आता है। तो ज्वालामुखी के परिचय के रूप में हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो जो प्राचीन काल से जो मानव है ज्वालामुखी को दैवीय प्रकोप मानकर उनका पूजा करता आ रहा है। अब जापान में फ्यूजियामा को देखो या कि कीनिया में किलिमंजारो ज्वालामुखी को देखो या भारत में अपना ज्वालामुखी ज्वाला देवी ज्वालामुखी को देखो, ठीक है। तो इन सभी को पवित्र मानकर, जो ज्वालामुखी को पवित्र मानकर आज भी पूजा करते आ रहे हैं। तो ज्वालामुखी को एक शब्द में देखा जाए तो मैग्मा का धरातली सतह पर किसी भी क्रिया से, दरारी या केंद्रीयकरण से या नली के माध्यम से क्या धरातल में प्रवाहित होने की क्रिया को ज्वालामुखी कहते हैं। तो आइए आगे चलते हैं, ज्वालामुखी का अर्थ देखते हैं। तो ज्वालामुखी का शाब्दिक अर्थ मतलब देखा जाए तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है ज्वाला और दूसरा है मुख। तो ज्वाला का अर्थ होता है आग और मुखी का अर्थ होता है मुंह, ठीक है। तो इनका दोनों का शाब्दिक अर्थ होता है आग का मुंह। तो उसके पश्चात देखते हैं जो ज्वालामुखी की परिभाषा है विभिन्न विद्वानों द्वारा अलग अलग दिए गए हैं। तो हम इस विद्वान द्वारा मॉर्गन के अनुसार हम ज्वालामुखी की परिभाषाओं को देख लेते हैं। तो मॉर्गन महोदय का कहना था कि ज्वालामुखी उद्गार वह क्रिया है जिसके अंतर्गत भूगर्भ में गैस एवं लावा की उत्पत्ति से लेकर उनके धरातल पर प्रकट होने वाली क्रियाओं को सम्मिलित किया गया है। यह तो कहना था मॉर्गन महोदय का, लेकिन दूसरा विद्वान जो कि वार्चेस्टर महोदय का कहना था ज्वालामुखी वह क्रिया है जो भूतल पर पृथ्वी के भूगर्भ में उपस्थित लावा, तप्त लावा का भू सतह पर प्रकट होने की समस्त क्रिया को सम्मिलित किया गया है। अर्थात ही इन दोनों के जो परिभाषाएं हैं एक दूसरे से मेल खाते हैं। जो मैग्मा है उनका धरातल पर प्रकट होने की क्रिया, समस्त क्रिया हम ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं। उसके पश्चात देखते हैं हम जो ज्वालामुखी हैं उनसे उनके प्रमुख अंगों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो इसमें सर्वप्रथम हम ज्वालामुखी नली को देखते हैं। तो ज्वालामुखी नली को चित्र के रूप में देख सकते हैं इसके अंगों को। पृथ्वी के आंतरिक भाग में ताप अधिक होने के कारण इसमें लिक्विड फॉर्म में जो चट्टाने होती है, गैसें होती है, विभिन्न प्रकार के गैसें होते हैं, वह लिक्विड अवस्था में होती हैं। तो इसके आयतनों में वृद्धि के कारण जो मैग्मा होती हैं, ठीक है, मैग्मा होती हैं वो धरातल की ओर प्रसारित होती हैं और प्रसारित होने की क्रिया जिस मतलब छिद्र से प्रसारित होती है उसे हम ज्वालामुखी नली कहते हैं, ठीक है। और जिस जगह से निकलती है, विस्फोटक रूप से निकलती हैं, तो यह ज्वालामुखी का जो शीर्ष भाग होता है, बोला जाए तो जल वाष्प होता है ना, जल वाष्प, गैस और मैग्मा, ये तीनों फोर्स लगाते हैं। तो नर्म चट्टाने तो कट जाती हैं नलियों के माध्यम से, लेकिन यहीं पास जब ठोस चट्टाने आ जाती हैं तो इसको फोर्स लगाती है और विस्फोटक के साथ इसको विस्फोट करती हैं। तो यहाँ का जो हिस्सा होता है वो उल्टा कीप के आकार का होता है, उसे हम क्रेटर कहते हैं। उनके पश्चात वह जो मैग्मा होता है धरातल पर जाने पर उनमें से जो गैस होती है और जो जल वाष्प होती है वो अलग हो जाते हैं, विलग हो जाती हैं, और जो लिक्विड फॉर्म में जो मैग्मा होती है उसे हम लावा कहते हैं। जल वाष्प और गैस का अलग होने के पश्चात हम उसे मैग्मा का नाम देते हैं, मैग्मा से लावा का नाम देते हैं, ठीक है। तो उससे बनने वाली जो स्थलाकृति है इस प्रकार की, उसे ज्वालामुखी शंकु कहते हैं। यह हुआ उनका अंग। ज्वालामुखी के अंग के पश्चात हम ज्वालामुखी से निकलने वाले विभिन्न प्रकार के पदार्थों का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत जो विद्वान है, भूगोलवेत्ता है, उन्होंने जो ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों को 3 अवस्थाओं में डिवाइड किया है। तो प्रथम अवस्था में
गैस एवं जल वाष्पों को रखा गया है, द्वितीय अवस्था में ठोस पदार्थों को रखा गया है और तृतीय अवस्था में द्रव पदार्थों को रखा गया है। तो आइए गैसीय अवस्था के अंतर्गत जब ज्वालामुखी उद्गार होता है, ठीक है, तो सबसे पहले जल वाष्प एवं गैसें ही वायुमंडल में विलीन होती हैं, जिसमें प्रमुख जो गैसें होती हैं उनके हाइड्रोजन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ठीक है, क्लोरोफ्लोरो गैस है, इत्यादि प्रकार के गैस वायुमंडल में विलीन हो जाते हैं और अनेक प्रकार के जो जहरीले गैस हैं वो ज्वालामुखी के भूगर्भ से उत्पादित होती हैं और वायुमंडल में फैल जाती हैं, जो मानव के लिए अत्यंत हानिकारक होते हैं। उसके पश्चात देखते हैं ठोस अवस्था। ठोस अवस्था अर्थात इसमें विभिन्न प्रकार के शिलाखंड विस्फोट के माध्यम से वायुमंडल के ऊपरी छोर में जाता है, ठीक है, वह पुनः धरातल में आ जाता है। लेकिन इनको क्या कहते हैं, किस आकार के चट्टानों को क्या कहते हैं, इसको देख लेते हैं। तो जो चट्टान का सबसे बारीक कण होता है उसे हम धूल कहते हैं, ठीक है, सबसे बारीक कण को हम धूल कहते हैं। लेकिन वही कण अगर वो हल्का होता है और 2 मिलीमीटर मतलब mm का होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, राख कहते हैं, ठीक है, ज्वालामुखी राख कहते हैं। और यही जो चट्टान होते हैं 6 सेंटीमीटर से अधिक बड़ा होता है, बड़ा चट्टान, उसे हम ज्वालामुखी बम के नाम से जानते हैं। और जो मटर के दाने के समान होता है ना उसका आकार चट्टान का शिलाखंड का, उसे हम लैपिली बोलते हैं। तो आइए इनसे जो ठोस अवस्था के अंतर्गत निकलने वाले पदार्थों का अध्ययन हो चुका, जिसमें प्रमुख ज्वालामुखी बम है, ज्वालामुखी धूल है, ज्वालामुखी लैपिली है, ज्वालामुखी टफ है, इत्यादि प्रकार के अवस्थाओं को देखने को मिलता है। होता तो चट्टान ही है लेकिन इसके आकारों के हिसाब से इनको नाम में डिवाइड कर दिया गया है। तो आगे देखते हैं द्रव अवस्था। ज्वालामुखी उद्गार होने के सिर्फ 2 ही प्रकार हो सकते हैं। द्रव अवस्था में एक गाढ़ा और एक तरल, 2 प्रकार के ही लावा प्रवाहित होते हैं, जिसमें गाढ़ा जो लावा होता है उसके अंतर्गत सिलिका की मात्रा अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सिलिका की जो मात्रा अत्यधिक रूप में पाए जाने के कारण वह गाढ़ा होता है, जल लावा है गाढ़ा होता है, और गाढ़ा होने के साथ साथ उसका रंग जो होता है पीला होता है, और पीला होने के साथ साथ उनके जो द्रव्यमान होता है वो हल्का होता है तथा वह शीघ्रता से जम जाते हैं, ठीक है। तो उसके पश्चात देखते हैं दूसरा तरल। इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। सिलिका की मात्रा कम होने के कारण यह काले रंग की दिखाई देती है और इसके घनत्व भी अधिक पाए जाते हैं, वजन, ठीक है, और यह वृहद मात्रों में फैल जाते हैं, लेकिन यह लेट से ठंडा होता है। इसे वैज्ञानिकों ने 3 अवस्थाओं में डिवाइड किया गया है सिलिका के मात्रा के आधार पर। तो प्रथम है 75% से जो अधिक सिलिका की मात्रा पाई जाती है उस चट्टान को अत्यधिक गाढ़ा लावा के अंतर्गत रखा है, ठीक है, और जो 59% जिसमें सिलिका की मात्रा होती है उसे मध्य गाढ़ा लावा के अंतर्गत रखा गया है, और जो 49% के अंतर्गत सिलिका उसमें उस लावा में पाए जाते हैं तो उसे तरल लावा के अंतर्गत रखा गया है। तो आइए इसके पश्चात हम देख लेते हैं ज्वालामुखी उद्गार के प्रमुख कारण। आखिर ज्वालामुखी उद्गार के कारण क्या है, भूगर्भ में जो मैग्मा का बनने का कारण क्या है, इन सभी का अध्ययन कर लेते हैं। तो इस उत्पत्ति के आधार या कारण को अध्ययन करने से पहले हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो मैग्मा किसे कहते हैं, जो धरातल में नीचे जाने पर गहराई पर अत्यधिक ताप एवं दाब का सामना करना पड़ता है, मतलब निरंतर ताप एवं दाब में वृद्धि होती है, जिससे ऊपरी दबाव कम होने पे धरातल की जो दबाव है वो कम होने से धरातल में जो मैग्मा की आयतनों में वृद्धि होती है। वह मैग्मा किसे कहते हैं, इसको एक शब्द में कहा जाए तो चट्टानों का पिघलना एवं उनका जो लिक्विड फॉर्म बनने की क्रिया को हम मैग्मा कहते हैं, ठीक है। जो चट्टान है वो पिघल कर एक लिक्विड के फॉर्म में आ जाए उसे हम मैग्मा कहेंगे, जिसमें अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ एवं गैस और जल वाष्प शामिल होते हैं, ठीक है। जब यही मैग्मा एवं जल वाष्पों में वृद्धि होती है तो यह ऊपर की ओर प्रसारित होती है, और जिस आधार से प्रसारित होती है, जिस छिद्र से प्रसारित होती है उसे ज्वालामुखी नली कहते हैं।
और जहां से इनका उद्भेदन होता है जो कीप के उल्टा आकार का होता है, ठीक है, उसे हम ज्वालामुखी क्रेटर कहते हैं, क्रेटर, ठीक है। उसके पश्चात इनसे जो ज्वालामुखी मैग्मा एवं विभिन्न प्रकार के पदार्थ निकलते हैं, जैसे कि जल वाष्प है, धूल है, कण है, राख है, और इन सभी का विकास वायुमंडल में देखने को मिलता है। जो वायुमंडल होता है वो अत्यंत घनी हो जाती हैं, काले हो जाते हैं। तो जो मैग्मा होती है वो धरातल पर प्रवेश करता है, करते ही मैग्मा का धरातल में प्रवेश करते ही, ठीक है, इससे जल वाष्प एवं गैस विलग हो जाती हैं। जल वाष्प और गैस, याद रखना, जल वाष्प और गैस विलग होने के कारण जो तरल पदार्थ बचा होता है उसे हम लावा के नाम से जानते हैं। और इन्हीं लावा से जो आकार होता है, आकार बनता है इस प्रकार का, और इसके ठंडा होने के पश्चात आकृति हमें दिखाई देते हैं, उसे हम ज्वालामुखी शंकु के नाम से जानते हैं। यह शंकु अनेक प्रकार के पाए जाते हैं जो लावा के गुण के आधार पर डिवाइड किया गया है, उसको आगे देखेंगे। आइए इसके पश्चात देखते हैं हम लोग ज्वालामुखी की उत्पत्ति के कारण, ठीक है। तो ज्वालामुखी की उत्पत्ति में सर्वप्रथम भूगर्भ की उच्च तापमान, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि भूगर्भ में मैग्मा की उत्पत्ति होती है। तो निरंतर हम जो यहाँ धरातल है, ठीक है, धरातल के नीचे भाग 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है। अब सोचो 32 मीटर, हमारी जो धरातल के नीचे हमारा भूगर्भ है वो अत्यंत गहराइयों तक है। तो मैग्मा मेंटल में निर्माण होती है, परत पढ़ेंगे जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसके अंतर्गत मेंटल और क्रस्ट, इन सभी का अध्ययन करेंगे। तो मेंटल के अंतर्गत मैग्मा का भंडार पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ तापमान 11,000 12,000 डिग्री सेल्सियस होता है, जिससे चट्टानें क्या होती हैं, लिक्विड फॉर्म में परिवर्तित हो जाती हैं। और विभिन्न प्रकार के जो जल होते हैं वो उनका रिसाव होता है, उसमें वह जल वाष्पों में परिवर्तित हो जाता है। उनके आयतनों में वृद्धि होने से जो मैग्मा होती है, ठीक है, तप्त होने के कारण लिक्विड बना, लिक्विड से यह धरातल में आता है और भारी मात्रा में विस्फोट करता है, ठीक है। ये तो हुआ भूगर्भ में ताप के कारण ज्वालामुखी। उसके पश्चात गैस व जल वाष्प, अर्थात देखना अत्यधिक जो ज्वालामुखी पाई जाती है, भूकंप पाए जाते हैं, वो तटीय क्षेत्रों में, अर्थात महाद्वीपीय तटीय क्षेत्रों में या समुद्रों में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी जो तली होती है वो कमजोर पाई जाती है। तली कमजोर होने से जो जल है वो भूगर्भ में जाकर, ठीक है, भूगर्भ में जाकर मेंटल में वह जल क्या हो जाता है, परिवर्तित किस में हो जाता है, जल वाष्पों में। और जो जल रिश्ता जो चट्टानों के जो यह रासायनिक गुण होते हैं उसको उनमें समाहित कर लेते हैं, ठीक है। तो जल वाष्पों में परिवर्तित होने के कारण वह उनके आयतनों में वृद्धि हो जाती है। आयतनों में वृद्धि होने के कारण वह भूगर्भ में जाने का प्रयास करती है और तरल चट्टानों को तो तोड़ देती है। परंतु जब उसके मार्ग में ठोस चट्टानें आती है ना, तो भारी आवाज के साथ ज्वालामुखी उद्गार करता है। यह हुआ दूसरा कारण। उसमें से हम जल वाष्प में ज्वालामुखी उत्पत्ति के कारण के पश्चात हम तीसरा टॉपिक देखते हैं, दबाव में कमी के कारण। अर्थात हम देखते हैं कि जो पृथ्वी में भूगर्भ में निरंतर गहराई पे जाने पर दबाव में वृद्धि होती है, लेकिन जहां मेंटल के वाले जो परत में जाते हैं तो यहाँ पर चट्टानें होती हैं जो उन अधिक जो घनत्व वाले होती हैं। तो उनके ताप के कारण जो चट्टानें होती है वह मैग्मा के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। और मैग्मा के रूप में जो परिवर्तित होती हैं तो यहाँ की जो दबाव होती है, मतलब चट्टानों में जो घनत्व पाया जाता है वो हल्का हो जाता है और वह उनके आयतनों में वृद्धि लगातार किसी चट्टानों का पिघलना से उन आसपास के क्षेत्रों को प्रभावित कर उनके आयतनों में वृद्धि होती है और उन्हीं आयतनों में वृद्धि के कारण वह भूतल में प्रवेश कर जाता है। तो इनसे ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं हम असंतुलन के कारण ज्वालामुखी कैसे उद्गार होते हैं। तो देखते हैं कि जो पृथ्वी में विभिन्न प्रकार की हलचलें होती हैं, जैसे कि भूकंप है, भूकंप के पश्चात चटकने हैं, भ्रंश है, वलन है, संपीड़नात्मक बल है। इन विभिन्न बलों के कारण पृथ्वी असंतुलित हो जाती है। असंतुलन में जैसे कि चटकन होती है या दरार होती है तो उसे स्पेस मिल जाता है मैग्मा को ऊपर आने के लिए, तो गाढ़ा रूप न होकर तरल रूप में ज्वालामुखी उद्गार करते हैं।
और जब किसी भूखंड का टूट कर गिर जाना भूस्खलन है, तो उनसे धरातल होती है, क्या होती है, असंतुलित हो जाती है, उनसे ज्वालामुखी उद्गार हो जाती है। उसके पश्चात देखते हैं हम प्लेट विवर्तनी। प्लेट विवर्तनी के कारण ज्वालामुखी का ऐसा उद्गार होता है, चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे कि ये दो स्थल खंड है, यानी कि महाद्वीप, ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील है, और एक दूसरे से विपरीत दिशा में गतिशील होने के कारण यहाँ बीच में क्या हो जाता है, गर्त या भ्रंश हो जाता है। तो यहाँ मैग्मा उपस्थित होता है मेंटल में, तो यहाँ इन्हें निकलने के लिए एक राह मिल जाता है, और इनसे तरल मैग्मा जो है धरातल पर उपस्थित हो जाता है, जिससे मैदान और पठारों की रचना होती है। तो आज हमने ज्वालामुखी के अंतर्गत इन सभी तथ्यों का अध्ययन किया।